ने बोला था, जरा बताइए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि मैग्नेटिक फील्ड किस लेयर की वजह से बनती है, 26 ओके, तो यानी एवरेज एज मान सकते हो 23 ईयर्स एवरेज एज है। खैर उससे कोई लेना देना नहीं है। अर्थ की एज कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं भूगोल। अब भूविज्ञान 4.5 साल वाली है, 29 27 21 23 55 26 ओके, तो यानी एवरेज एज मान सकते हो 23 ईयर्स एवरेज एज है। खैर उससे कोई लेना देना नहीं है। अर्थ की एज कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग, है ना, माहौल भी डेटिंग वाले चल रहा है आजकल। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग में कैसे हिंदी में रेडियो डेटिंग बोलते हैं। अब इसमें कई तरह की टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जैसे कि कार्बन 14 डेटिंग होती है, एक यूरेनियम लेड डेटिंग होती है, एक रूबीडियम स्ट्रोंशियम डेटिंग होती है। अब इस डेटिंग से कैसे पता चल जाता है कि किसकी कितनी एज है। डेटिंग में ऐसा किया जाता है कि भाई जो दूसरा वाला होता है वो पूछ लेता है जैसे कार्बन 14 में ऐसा होता है कि जो हमें अबंडेंट फॉर्म में जो कार्बन की हर चीज कार्बन की बनी हुई है, जैसे कि प्लांट्स की कार्बन के बने हुए हैं। कार्बन को कहां से मिला, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर लिया, पूरी कार्बन साइकिल इसको हम बोलते हैं। कार्बन साइकिल में एनवायरमेंट लेक्चर किया तो पढ़ा भी था कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, देन इन पे हम फीड करते हैं, हम ह्यूमंस हो गए, फिर एनिमल्स हो गए, तो इन पे हम क्या करते हैं, फीड करते हैं, तो वो कार्बन एक तरह से हमारी बॉडी में चला गया। जितना भी सब कार्बन होता है ये कार्बन यूजुअली 12 C12 के रूप में पाया जाता है। अब C14 एक कार्बन का एक आइसोटोप होता है। आइसोटोप क्या होता है, जिनका सेम एटॉमिक, तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है लेकिन आपको पता है तो ठीक है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, बट जिसका मास नंबर 12 है तो 6C12, और जिसका मास नंबर 14 तो अलग तरह का कार्बन हो जाएगा। ये वाला जो कार्बन है नेचुरली नहीं बनता है, नेचुरली ये मतलब बनता तो नेचुरली है लेकिन प्लांट्स में नेचुरली नहीं बनता है। ऐसा होता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसमें एक तरह से जो हमारी सन रेज है उसको ब्रेक करती है और C15 इसको तोड़ देती है, कार्बन 14। अब ये जो C12 है, जब कोई मान लो कि प्लांट डीके हुआ या फिर एनिमल हो गया, आपको ये पता होना चाहिए फॉसिल क्या होता है। फॉसिल तो सभी लोग समझते हैं, जैसे प्लांट एनिमल हम लोग तो इनको जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है, जब हम लोग का डीके हो जाएगा, जब हम लोग मतलब एक तरह से हम लोग हैं तो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, तो उसको फॉसिल बोलते हैं। और इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, किसी को पता है, स्टडी ऑफ फॉसिल यानी जीवाश्म कहते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसमें होता क्या, जीवाश्म में ये तो कांस्टेंट रहता है, ये डीके नहीं करता 6C12। ये जो कार्बन का है, ये वाला C14 है, ये इसकी हाफ लाइफ होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे नाप लेते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है, ठीक है, इससे हम पता लगा लेते हैं। तो चाहे वो कोई भी में फॉसिल मिला है, फिर डायनासोर का में कोई फॉसिल मिला, तो उससे पता लगा लेते हैं किसी की वैसे एज ऑफ अर्थ भी यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने मून के कुछ सैंपल्स लिए, वहां से पता लगा कुछ मेटियोर्स, ठीक है। मेटियोर्स क्या होते हैं, वो मेटियोराइट्स जो हमारा मेसोस्फीयर जो ले रहा है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर को खत्म नहीं कर पाता है, अर्थ में आके स्ट्राइक कर जाते हैं, तो उनको मेटियोर्स बोलते हैं। तो मेटियोर्स से हम उसकी एज निकाल लेते हैं, ठीक है, डेटिंग मेथड का यूज करते हैं, तो उससे हमें एज पता चल जाती है। ठीक है, ज्यादा डीप में इसमें घुसने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना ये कितने तरह की डेटिंग होती है, कार्बन 14 यूरेनियम लेड डेटिंग और रूबिडियम स्ट्रोंशियम डेटिंग। इससे हम एज ऑफ अर्थ कमेंट में बताएंगे कि एज ऑफ अर्थ है कितनी कितनी है, जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था परसों वाले। और स्टडी इसको बोलते हैं पिलियोंटोलॉजी, पिलियोंटोलॉजी। और एक ध्यान रखना लॉजी का मतलब स्टडी, जैसे यहाँ पे जियोलॉजी हमने देखा था, ठीक है। तो स्टडी ऑफ अर्थ का इंटीरियर, और इसके फादर किसको बोलते हैं, अगर कभी पूछ ले कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी, तो ये बोलते हैं जेम्स हटन जी को, ठीक है। जेम्स हटन एक ज्योग्राफिस्ट थे, उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन जियोलॉजी, ठीक है, भूविज्ञान के जनक इनको बोलते हैं ना। अब अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम अब ये तो एज, ठीक है, एज एक आप सेपरेट कंपोनेंट रख दो, एज हमने पढ़ लिया। अब अर्थ के इंटीरियर पे आते हैं, तो अर्थ के अंदर क्या क्या है वो हमें जो पता है, जो हमारी प्रेजेंट नॉलेज है, वो मिली कहाँ से, कैसे मिली, तो उसको बोलते हैं सोर्सेस। कुछ हमें सोर्स मिले होंगे आपके बारे में। मान लो अगर मुझे कोई चीज़ पता है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर ये, मान लो अभी आपका मैं नाम देखूंगा, बोल दूं कि तुम्हारा मोबाइल नंबर ये है और तुम इस पर्टिकुलर स्टेट से हो, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, कोई सोर्स होगा। हो सकता है मैंने एप्लीकेशन का जो बैकएंड है वहाँ पे देखा हो कि ये नाम का लड़का जो है इसका ये मोबाइल नंबर इस पर्टिकुलर स्टेट से है, ठीक है, तो कोई सोर्स होगा। तो ऐसे सोर्स जो है अर्थ के इंटीरियर के भी हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं डायरेक्ट सोर्स और एक को बोल सकते हैं इनडायरेक्ट सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बारे में मुझे डायरेक्टली आपके मान लो कि मैंने आपके पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट कर लिया और आपके पेरेंट्स ने मुझे बता दिया कि भाई यहाँ पे मतलब, या फिर किसी आपके फ्रेंड ने बता दिया यहाँ पे रहता है और ये इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है। इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब ये है कि मैंने कहीं से सुना है, इस तरह से आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, कि मतलब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो ये दो तरह के सोर्सेज होते हैं। अब सोर्सेज आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वोल्केनो है, माइनिंग है, डीप ओशन ड्रिलिंग है, मेटियोर्स है, सिस्मिक वेव्स है। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से डायरेक्ट होंगे और कौन से इनडायरेक्ट होंगे। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन खुद गेस करोगे तो हो सकता है कि मेरे समझाने से पहले आप उस चीज को समझ जाओ। बताइए, गेस करिए आप कि इनमें से कौन डायरेक्ट सोर्सेज होंगे और कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेज होंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो स्रोत हैं वो कौन से होंगे। डायरेक्ट सोर्स का मतलब हुआ कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अर्थ के इंटीरियर से ही पता चल रहा है। वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो होता है इस तरह से अंदर से लावा निकलता है, और वो लावा कहां से निकल रहा है, अर्थ के अंदर से निकल रहा है, तो ये डायरेक्ट सोर्स हुआ। माइनिंग का मतलब क्या है, माइनिंग का मतलब है कि हम नीचे गड्ढा खोद रहे हैं, रॉक्स निकाल रहे हैं, चट्टानें निकाल रहे हैं, तो उन रॉक्स से, रॉक के कंपोजिशन से हमें पता चल जाता है कि भाई क्योंकि वो अंदर से नहीं निकाल रहे हैं ना, तो जो चीज अंदर से निकली वो डायरेक्ट सोर्स होगा। डीप ओशन में ड्रिलिंग करते हैं, कई सारे पर्पसेस है, जैसे कि हमारा वेस्टर्न ऑफशोर है, यहाँ से हम तेल वगैरह निकालते हैं ना, ऑयल की ड्रिलिंग होती है, तो इससे हमें पता चल जाता है अर्थ के इंटीरियर। तो ये तीनों कैसे हुए सोर्सेस, तीनों जो है डायरेक्ट सोर्सेस हुए, डायरेक्ट सोर्सेस हुए। नॉट टॉकिंग अबाउट मेटियोर्स एंड उल्कापिंड और सिस्मिक वेव्स। तो मेटियोर्स और सिस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगे बोलते हैं सिस्मिक वेव को, ये इनडायरेक्ट सोर्सेस होंगे। क्यों इनडायरेक्ट सोर्सेस, मेटियोर जो आ रहे हैं, मेटियोर मतलब आउटर स्पेस से आ रहे हैं ना, गिर रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर से तो नहीं आ रहे हैं, ये अर्थ है ऐसा तो नहीं फटक से यहाँ से निकलते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं, यहाँ से निकल के आ रहे हैं ना, बाहर से आ रहे हैं, तो इंडायरेक्ट होंगे। सिस्मिक वेव्स अभी होल्ड लगा दो, ये समझ में आ जाएगा कैसे इंडायरेक्ट सोर्सेस पे लास्ट में एकदम चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक। सोर्सेस आप समझ गए। अब पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, ये एकदम बाहर का जो ऐसे समझ लो कि एकदम अर्थ को हमने अर्थ के अंदर के पार्ट्स को एकदम बाहर निकाल दिया, तो ये अर्थ का जो बाहरी लेयर है। अर्थ के एक्चुअली में देखें तो 4 लेयर्स हैं। ये सबसे बाहर वाली इसको क्रस्ट बोलते हैं हिंदी में, ऊपर पट्टी, ये है मेंटल, और ये है आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर, और ये है इनर कोर, ठीक है, हिंदी में भी कोर बोलते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। कहीं कहीं पे 3 लेयर्स ऑफ अर्थ आपसे बोलेगा, 3 लेयर्स ऑफ अर्थ है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर, लेकिन कोर फर्दर डिवाइडेड होता है आउटर कोर और इनर कोर में, बाहरी कोर और अंदरी कोर वाला, ठीक है। अब अर्थ की लेयर्स के बारे में समझेंगे कि अर्थ की लेयर्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और अर्थ की लेयर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ऊपर पट्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस कितनी है, तो उसकी थिकनेस है 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, यानी कि जो हम लोग अभी आप जहाँ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, जहाँ सब लोग रह रहे हैं, वो क्रस्ट है, राइट। वो चीज क्या है, वो क्रस्ट ही तो है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये। अब ये क्या है, ये जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको ऐसे समझो, ये अर्थ है, उसकी एक हमने जैसे नहीं कि हम लोग दुकान से जब वाटरमेलन लेने जाते हैं तो वो इस तरह से हमें काट के टेस्ट करने के लिए देता है, बस उसी तरह हमने टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कली निकाल ली उसकी अर्थ की, वो है एक पार्ट ऑफ पीस ऑफ अर्थ है ये, ठीक है, उसको मैंने निकाल लिया। अब सबसे ऊपरी लेयर तो क्रस्ट होगी, ऊपर पट्टी कितना थिक होगा वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक। नाउ दिस क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। एक को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल और एक को बोलते हैं ओशियनिक। कैसे, जहाँ पे समुद्र, जहाँ पानी भरा हुआ है उसकी क्रस्ट को बोलते हैं, उसकी क्रस्ट को बोलते हैं, उसके नीचे जमीन होगी ना, कुछ पानी के नीचे, समुद्र के नीचे कुछ जमीन होगी ना, उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पहाड़ है, जहाँ प्लेट्यूज है, पठार है, या फिर जहाँ पे प्लेन है, समतल जमीन जहाँ हम रह रहे हैं, वो सब क्या होता है, उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ तो नहीं रह रहे ना समुद्र में, समुद्र के नीचे का जो क्रस्ट है उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट और बाकी को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्लियर। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस आप मुझे बताएंगे। पहला, इन दोनों में तुमको चौड़ा कौन सा लगा, थिक कौन सा लगा, मोटा कौन सा लगा, ये बताओ जल्दी से, ओशियनिक वाला या फिर कॉन्टिनेंटल वाला, देख के, ठीक है, स्क्रीन के सामने आपके, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिकर है, वो ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि माउंटेन है ना।
और यहाँ पे बहुत जल्दी है, पतला है, तो ये पॉइंट पर डिफरेंस कर सकता हूँ मैं कि ये जो है थिक होता है, ये थिन होता है। ठीक, अब क्योंकि ये थिक होता है, ये मोटा होता है, क्यों होता है सर, लेकिन वो बाद में समझेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी में बता देता हूँ। आइसोस्टेसी क्या होता है, कभी तो पूछा नहीं क्वेश्चन, IOSOSTACY पूछा नहीं क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ लिया फिर फर्दर एग्जाम में आप जैसे पीछे जैसे एग्जाम में बैठे तो कौन क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप एक चीज को ऑब्जर्व करो, ये माउंटेन मान लो हिमालय है, ठीक है, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जितना ये ऊपर ऊंचा है उतना ही नीचे गड्ढा भी है, जितना ऊपर ऊंचा उतना ही नीचे गड्ढा भी है। तभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है माउंटेन से बहुत थिक होता है। अगर तुमसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहां मिलेगा, माउंट एवरेस्ट में चले जाना, बता दें माउंट एवरेस्ट चले जाओ, वहां थिकनेस मिल जाएगी खूब सारी, और उसी में एकदम घुस जाना में जाकर। ठीक है, तो ये है क्यों इसको बोलते हैं आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट। कोई भी लार्ज बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको सपोर्ट करने के लिए बेस भी एकदम तगड़ा होना चाहिए, वो है आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट। जैसे कि एक लॉ है, लॉ ऑफ आइसोस्टेसी, जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का पहला लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो लॉ ऑफ एनर्जी, उसी तरह लॉ ऑफ आइसोस्टेसी है कि किस तरह जो टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं खुद को बैलेंस करते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, में ज्यादा घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। अब बात आती है कॉन्टिनेंटल से इतना उछाल क्या मार रहा है, मतलब कहीं इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा इसलिए क्योंकि जिस मटेरियल से बना है वो लाइट है, और ये भाई साहब जिस मटेरियल से बना है वो डेंस है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो भारी ज्यादा वो धसेगा नीचे बैठेगा, और जो लाइटर होगा वो उठेगा, सिंपल। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइटिक रॉक का बना हुआ है, जो हमारा हिमालय है उसका कोर भी ग्रेनाइट का बना हुआ है, ग्रेनाइटिक रॉक का बना हुआ है। ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो ये बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है, ठीक है, ये बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें मेनली सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसलिए इसको सियाल बुलाते हैं प्यार से, और इसको सीमा बुलाते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम, और ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। क्लियर? और क्या इसमें डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये थिक है लेकिन लाइट है, ये थिन है लेकिन डेंसर है, भारी है। ये तो अभी मैंने बता दिया, ये भी आपको समझ आ गया, खत्म हो गया क्रस्ट। तो ध्यान रखना, लेकिन अगर पूछ ले कि एवरेज थिकनेस बता दो, तो क्रस्ट तो 0 से 100 किलोमीटर तक है, क्रस्ट जो है 0 से 100 तक है। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल का एवरेज पूछ ले तो रफली 30 किलोमीटर इसका एवरेज थिकनेस होता है। ओशियनिक अगर पूछ ले तो रफली 5 किलोमीटर होता है, कि ये थिन होता है ओशियनिक क्रस्ट। नीचे बढ़ते हैं, अब कौन सी लेयर आएगी? अब आएगी मेंटल, मेंटल आएगी, ठीक। लेकिन मेंटल के आप डिफरेंट लेयर्स हैं। मेंटल का सबसे जो अपर पार्ट है, तुम्हें दिखाता हूं, ये देख रहे हो, ये जो है ये मेंटल का हिस्सा है, इसके ऊपर वाला जितना हिस्सा है वो क्रस्ट है। ये ध्यान से देखना, जो मैं लाल 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 बना रहा हूं ना, ये मेंटल है। यहाँ से मेंटल शुरू होता है, लेकिन बहुत ठोस है, ये बहुत बहुत ठोस, बहुत सॉलिड। जैसे ऊपर क्रस्ट सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। लेकिन जो इसकी नीचे वाली लेयर है, जहाँ एस्थेनोस्फीयर लिखा हुआ है, ये सेमी मोल्टेन फॉर्म में है, यानी कि दुर्बल मंडल इसको बोलते हैं। दुर्बल मंडल इसलिए बोलते हैं, कैसे ये बहुत ही दुर्बल है। दुर्बल का मतलब है जो वीक है, यानी कि ये वीक क्यों है? क्योंकि ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है, या फिर सेमी सॉलिड बोल लो, या सेमी मोल्टेन बोल लो, या फिर प्लास्टिक फॉर्म में बोल लो, मतलब कि प्योर लिक्विड भी नहीं है और पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है, बीच का है। ये कुछ और नहीं, लावा ही है, लावा भरा हुआ है, कहीं क्रैक मिल जाएगा, निकल आएगा, बस वहीं वोल्केनो बन जाएगा, ज्वालामुखी। अब क्रैक कैसे बनेगा और कैसे ज्वालामुखी निकलेगा बाद में देखेंगे, जब प्लेट टेक्टोनिक्स देखेंगे। तो ये समझ आ गया कि एस्थेनोस्फीयर क्या है। ये एक मेंटल में लेयर पाई जाती है जो अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल के नीचे है। अब तुम अगर क्रस्ट को मिला दो पूरी, ठीक है, ब्लू से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझना। ये क्रस्ट है जिसको मैं नीले नीले से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस नीले को मिला दो और इस लाल को मिला दो, नीला और लाल मिलकर लिथोस्फीयर बन जाता है, जिसको स्थलमंडल बोलते हैं हिंदी में, स्थलमंडल। समझ गए? लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, यानी कि एस्थेनोस्फीयर इज नॉट द पार्ट ऑफ मेंटल, सॉरी लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ मेंटल, एस्थेनोस्फीयर इज नॉट द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को जब हम काउंट करते हैं तो लिथोस्फीयर में आता है हमारा क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, जो लाल से रंग रखा है। क्लियर? मेंटल की थिकनेस कितनी होती है, कहां तक जाता है? मेंटल 2900 किलोमीटर तक जाता है, 2900 किलोमीटर तक जाता है, ये सबसे थिक है, ये थिकेस्ट ऑफ ऑल है, सबसे थिक है, ये सबसे मोटा है, ये ध्यान रखना। अगर बाई वॉल्यूम बात करें तो रफली वही आएगा, लगभग 84% के समथिंग इसका वॉल्यूम है, बाई वॉल्यूम। अभी हम वो भी देख लेंगे कि बाई मास और बाई वॉल्यूम का क्या है। अभी सुन लो, सबसे थिक है वॉल्यूम इसका 84%, इसका रफली क्रस्ट का 1% है, मात्र 1%, ठीक है। कोर का 15%, मेंटल का 84, लगभग 84%, 84%। क्लियर? नीचे वाला मेंटल, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। कोर पे आता है, कोर, और चलो वो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन वही जो एस्थेनोस्फीयर है यही लावा का सोर्स है, ध्यान रखना। यही अच्छा, मैग्मा और लावा में डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। मैग्मा और लावा में कोई डिफरेंस नहीं होता जब तक वो भरा हुआ है अंदर, जैसे एस्थेनोस्फीयर। मैग्मा बाहर निकला तो उसको लावा बोल देते हैं, ठीक है। लावा एक मोबाइल कंपनी हुआ करती थी, अब वो लावा इतना गर्म हो जाता था, नाम को उसने इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया कि ज़्यादा चला नहीं। खैर, कोई माइक्रोमैक्स लाता था ना, तो ये है। और ये एक्चुअल में अभी चलो बाद में हम प्लेट का मूवमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी आ जाओ कोर पे। अब कोर पे जब हम आ रहे हैं ना, तो कोर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये है आउटर वाला और ये इनर वाला। ये आउटर वाला जो है ना, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, और ये जो है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। इसका टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, इसका जो तापमान है सबसे ज्यादा होता है। अब बात ये आती है कि टेम्परेचर इतना हाई है तो सॉलिड का पिघल के नहीं जाता है, बात तुम्हारी सही है। पिघल इसलिए नहीं जाता क्योंकि इतना अंदर है, सबसे अंदर तो इतना ज्यादा प्रेशर लगता है कि प्रेशर वो आउट परफॉर्म कर देता है इस टेम्परेचर को, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आउटर जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो कोर है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेंटल, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे जो मैंने सीमा लिखा ना, मेंटल भी मेनली सीमा का ही बना हुआ है, लेकिन एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें उसने मेंटल ऑप्शन दिया नहीं, इसलिए मैंने ओशियनिक क्रस्ट में भी सीमा को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। वैसे सिलिकॉन और मैग्नीशियम का जो मेनली बना हुआ वो मेंटल है, जैसे मैंने बताया। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना ये, ठीक है, सीमा वाला, ये उसमें मेंटल ऑप्शन नहीं था। कोर की अगर बात करें तो कोर को फेनी बोलते हैं, फेनी, यानी कि आयरन और निकल का बना हुआ है, मेनली आयरन और निकल का बना हुआ है। अब ये जो कोर है, ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है आउटर और दूसरा है इनर। आउटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो इनर है वो सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि इमेंस प्रेशर लग रहा है अंदर, है ना। जैसे कि लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा प्रेशर झेलता है लाइफ में एकदम सॉलिड हो जाता है, टफ बन जाता है। अब ये जो लिक्विड पार्ट है ना, ये लिक्विड पार्ट मूव करता है, क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है कॉन्टिनेंटली, पिछले कल वाले लेक्चर में देखे थे। इसमें आयरन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट सब क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एंड इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, याद आ रहा है। और ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किसने बोला था जरा बताइए। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि मैग्नेटिक फील्ड किस लेयर की वजह से बनती है, आउटर कोर की वजह से बनती है, क्यों बनती है मैंने बता दिया। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही है कि हम जो अर्थ जो सन है उसकी बहुत सारी हार्मफुल रेज आती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड आती है, हमें उनसे प्रोटेक्ट करती है ये मैग्नेटिक फील्ड। और ये ऑस्टेड जी ने दिया था, हंस क्रिस्टियन का पूरा नाम था हंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया था? वो दिया था जेम्स पी जूल ने, है ना। वो हम देख चुके हैं चीजें कि वैसे ये बताओ कि जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो किस रूल का यूज करते हैं? कोर भी हमारा खत्म हो गया, और कोर कहां तक जाएगा? अर्थ के इंटीरियर तक जाएगा, एकदम अंदर तक जाएगा। अब बात आती है, हमें पता कैसे चला कि ये फेनी है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मैक्सिमम हम डीप जा चुके हैं, जितना भी मुझे पता है कि 40 किलोमीटर से ज्यादा डीप नहीं गए अभी तक, या कि मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, इससे ज्यादा डीप हम नहीं जा पाए। ये तो बात हुई 2900 किलोमीटर से भी अंदर गया, तो इसके बारे में जितनी है हमें सब वो इनडायरेक्ट सोर्सेस हमें इसके बारे में नॉलेज पता हुई, हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं, साइंटिफिक जो नॉलेज है उससे हमें पता है, कोई गया नहीं इसके अंदर, ठीक है। और बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है जाना। तो ये अंदर कहां तक जाएगा? अर्थ की जो रेडियस है, हम पढ़े थे 637 एवरेज लेते हैं किलोमीटर्स, या फिर आप 6400 किलोमीटर ले सकते हो, क्लियर। और उसको हम राइट हैंड थंब रूल, और किसी ने फ्लेमिंग लिखा होगा, देखता हूं कुछ लोगों ने पक्का फ्लेमिंग लिखा होगा, मुझे पक्का पता है, फ्लेमिंग का जिक्र किया होगा।
स्क्रीव एंड राइट हैंड रूल बिल्कुल सही है। राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे आपका फेस रिवील कब होगा, सिलेक्शन जब होगा तभी फेस रिवील होगा हमारा, ठीक है। चलो तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इसमें हमें इतना ही नहीं पढ़ना है, थोड़ा और पढ़ना है अभी। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, बट बिफोर दैट हम मिनरल कंपोजिशन पढ़ लेते हैं अर्थ क्रस्ट का। तो ध्यान रखा जो अर्थ की भूपर्पट क्रस्ट है, क्रस्ट उसका कंपोजिशन कुछ इस तरह से होता है, उसको याद करने के लिए ऐसे याद करो, ओ सियाल जैसे बोलते हैं ना, ओ रवि, ओ राहुल, ओ राधा, वैसे ही ओ सियाल, ठीक है। ओ सियाल, ओ यानी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 46% लिखा हुआ है स्क्रीन पे। सिलिका ये कितना है 28%। एल्यूमिनियम ये कितना है ये नहीं पता है लिखा हुआ, ये भी देख सकते हो 8.32%, ठीक है 8.32%। ओ सियाल ये अगर आप याद कर गए, आई थिंक सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन बनाते हैं, नॉट रॉन्ग, सीजीएल मेंस पे, ठीक है। इसको आराम से बता सकते हो, मैं तो बता ओ सियाल, आपको परसेंटेज नहीं भी पता तो भी आराम से क्वेश्चन हो सकता था, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वाला परसेंटेज ऑक्सीजन के पास ही जाएगा ना, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सिलिकॉन के पास जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम के पास जाएगा ना, इसके बाद कौन आएगा ना। तो परसेंटेज थोड़ा सा ऑक्सीजन और सिलिका को देख लो, बाकी मत याद करना। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं कि सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है क्रस्ट में, और तुमने ऑक्सीजन बोला और यहीं से चप्पल फेंक के मारी हमने, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मेटल नहीं है, मेटल एल्यूमिनियम है, तो सबसे अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम धातु मेटल, और सेकंड सबसे अबंडेंट कौन हुआ, आयरन हुआ। क्लियर, ठीक। अब इसका हम कंपोजिशन बाय मास एंड वॉल्यूम देख लेते हैं, तीनों लेयर्स का, ठीक है। कंपोजिशन बाय मास एंड कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, यहां पे मैं लिखता हूं क्रस्ट, यहां पे मैं लिखता हूं मेंटल, और यहां पे मैं लिखता हूं कोर, ठीक है। यहां लिखता हूं बाय मास और यहां लिखता हूं बाय वॉल्यूम। ना क्रस्ट की अगर बात करें तो ये लेस देन 1% है, लेस देन 1% बाय मास, यानी कि द्रव्यमान के टर्म्स में अगर बात करें। मेंटल रफली 68% है, बचा कितना 69 हो गया, 31% बचा, 31%। क्रस्ट की अगर बात करें रफली 1% सेम ऑलमोस्ट मान लो, 84% बाय वॉल्यूम मेंटल है एंड 15% जो है बाय वॉल्यूम कोर है। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि कुछ हो रहा था लेकिन अब चेंज हो गया, कुछ हो रहा था लेकिन अब चेंज हो गया, यानी कि अब कंटिन्यूटी जहां ब्रेक होती है उसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अगेन रिपीट, जहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है उसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। कंटिन्यूटी ब्रेक होती है मतलब ये है कि जो हमारी तीनों लेयर्स हैं अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल और कोर को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। वैसे तो क्रस्ट को मुझे इतना मोटा बनाना चाहिए नहीं था, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, क्योंकि क्रस्ट हमें पता है कि वो 1% ही है बस मात्र, ठीक है। तो इसको थोड़ा और पतला बना देता हूँ। क्लियर हो गया, ठीक। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ना, ये क्यों ड्रॉ करी, क्योंकि यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। यहाँ पे जो चीजें मिलेगी सेम ऑलमोस्ट थोड़ा चेंज हो मैंने, लेकिन यहाँ से चीजें चेंज हो गई, यानी कि इसको मैंने अलग लेयर बोल दिया, मेंटल बोल दिया, फिर यहाँ से चीजें चेंज हो गई तो इसको अलग लेयर बोल दिया, ठीक। क्लियर थी चीज। लेकिन यहाँ पे भी हमें डिसकंटिन्यूटी हमें हमारे साइंटिस्ट को देखने को मिली, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी देखने को मिली, और यहाँ पे जो नीली लाइन ड्रॉ करी इसमें तो है ही है। इसको बोला हमने आउटर कोर, इसको बोला हमने इनर कोर, इसको बोला हमने अपर मेंटल, इसको बोला लोअर मेंटल, इसको बोला आउटर क्रस्ट, इसको बोला इनर क्रस्ट। क्लियर। अब डिसकंटिन्यूटी का मतलब यह है कि वहां से चेंज हो रही, तो साइंटिस्ट ने इन डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया, और जिस साइंटिस्ट ने जिस डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया उसी डिसकंटिन्यूटी को साइंटिस्ट के नाम पे नाम पड़ गया उसका। ये इसका नाम पड़ा कोनराड डिसकंटिन्यूटी। मैं सिर्फ नाम लिखा हूं, डिसकंटिन्यूटी नहीं लिखा हूं, अपने आप से ऐड कर लेंगे ना। ये है मोहोस डिसकंटिन्यूटी, ये है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये है ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और ये है आम जिंदगी नहीं लेमैन्स डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कल लेक्चर होता तो ज़्यादा सेंस बनता ना कोई मुझे रेड है ना गुलाब ला दो, लेकिन खैर पता नहीं चला गया। अब चॉकलेट वगैरह ना कुछ ऐसा सुनने में आता। चलो तो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो कॉन्ट्राड है, इसको सेपरेट कर रहा है अपर मेंटल को लोअर मेंटल से। अब ये देखो इसको कौन सेपरेट कर रहा है, तो यहाँ साफ समझ में आ रहा है कॉन्ट्राड किसको सेपरेट कर रहा है, अपर क्रस्ट आउटर, या फिर अपर क्रस्ट बोल सकते हो, या अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट है। देन मोहोस इसको सेपरेट कर रहा है, पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से, या तुम बोल सकते हो कि इनर क्रस्ट को अपर मेंटल से वो कर रहा है, लेकिन तुम वो भूल जाओ, तुम याद रखना क्रस्ट को मेंटल से डिवाइड करता है, ठीक है। अपर मेंटल को लोअर मेंटल से रेपेटी अलग कर रहा है, या फिर इसमें देख लो तुम, ठीक है। अपर मेंटल को लोअर मेंटल से रेपेटी वो कर रहे हैं, ठीक है। ग्यूटेनबर्ग की अगर बात करें तो ग्यूटेनबर्ग पूरे मेंटल को पूरे कोर से अलग कर रहा है, या फिर लोअर मेंटल को आउटर कोर से कर रहा है। लेमैन्स किसको अलग कर रहा है, आउटर कोर को इनर कोर से अलग कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। आप अपने दिमाग में या फिर कोई कोरा बना लो और उसमें आराम से बना लो, ठीक है। ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर, फिर सर ने बोला था कि दो पार्ट में सबको डिवाइड कर देना, और कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, खत्म, ठीक। चलिए तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, किसी को डाउट नहीं है, देना आते हैं प्लेट, ठीक है। प्लेट से यहाँ पे परोसेंगे तुम्हें खाना। अच्छा प्रपोज दे अच्छा किसी ने किया या नहीं बेटे, अप्पू सुधर जाओ तुम चलो क्लियर हो गया। तो बात है लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे, होती क्या है प्लेट। तो लिथोस्फेरिक प्लेट, चलो बाद में भी उसको देखेंगे उस पिक्चर को। ये देखो लिथोस्फेयर क्या होता है, मैंने क्या बताया था, पूरा क्रस्ट ले लो और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, पूरा क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, इसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। इसके नीचे क्या था, इसके नीचे भरा था एस्टेनोस्फीयर। अब एस्टेनोस्फीयर क्या है, प्लास्टिक फॉर्म है, सेमी मॉर्टेन फॉर्म है, ठीक है। तुमने चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जब पानी पड़ा होता है फ्लोर पे तो तुम आसानी से फिसल जाते हो, है कि नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैर के बीच में और इसके बीच में एक लेयर है ना, पानी की लेयर। तो वही है, बस ये समझ लो कि ये जो है पूरा सॉलिड है, ये पूरा लिथोस्फीयर सॉलिड है, ठीक है। ये इसके ऊपर डांस करती है, या क्यों? क्योंकि ये सेमी मॉर्टेन फॉर्म है, रिजिड नहीं है, ये सेमी मॉर्टेन प्लास्टिक फॉर्म है ना, पिघला हुआ है। तो इसके ऊपर ये मूवमेंट करती है, इसी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक और सारी चीजें होती हैं, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिज्म हो गया, इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी। यानी लिथोस्फेरिक प्लेट पहले तो है कितनी वो समझ लेते हैं। पहले बात तो ये है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं मेजर प्लेट्स मुख्य, और एक को बोलते हैं माइनर प्लेट्स। मेजर प्लेट टोटल 7 है। क्वेश्चन बन चुका है कि हाउ मेनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर देयर, 7, जितनी बाकी बची रफली 8 वो माइनर है। क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले कि इनमें से कौन सी मेजर और कौन सी माइनर, कैसे बताओगे? जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन मेजर है, ठीक है, यूरेशियन मेजर है, अफ्रीकन मेजर है, साउथ अमेरिकन मेजर है, एंटार्क्टिका मेजर है, ऑस्ट्रेलियन मेजर है, पैसिफिक मेजर है, अटलांटिक मेजर है। यानी कि जो भी नाम, और अगर बात करें कोकोस, नास्का, फिलिपिनो, जुआन दे फुका, कैरेबियन, इंडियन, अरेबियन, जो किसी कंट्री का नाम है या फिर किसी छोटे पर्टिकुलर रीजन का नाम है वो माइनर प्लेट। और जो बड़े से एरिया का नाम है, बड़ा सा एरिया या तो लैंड का हो सकता है या वाटर का हो सकता है। लैंड का जैसे नॉर्थ अमेरिका पूरा एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, यूरेशिया में यूरोप और एशिया दोनों मिलकर कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट से बना है, ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट है, पैसिफिक एक ओशन है, महासागर है, ठीक है। तो एंटार्क्टिका एक ओशन है। तो ये मेजर प्लेट होंगी आपकी, 7 है टोटल ऐसी। और बाकी नास्का, जुआन दे फुका, कोकोस, अरेबियन, ये सब क्या है, ये सब माइनर प्लेट्स हैं, बात खत्म, ठीक। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये प्लेट के मूवमेंट से होता क्या है। तो प्लेट के मूवमेंट अगर आपको बोलूं, जो प्लेट है, जो ये मान लो ये प्लेट है दो, ठीक है, इन दोनों प्लेट के साथ मैं किस तरह का खेल खेल सकता हूं, या तो दोनों को पास बुला लूं, या दोनों को दूर भेज दूं, या दोनों को अगलवा दूं, ठीक है।
तो या दोनों को ऐसे करके मतलब ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं लेटरल स्लाइडिंग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब पास में इतना दूर नहीं होंगे, पास में ऐसे करके ये किधर उधर मतलब लेटरल स्लाइडिंग कर रही है, या तो पास आ सकती है या दूर जा सकती है, स्लाइडिंग कर सकती हैं। और तीनों चीज को यहाँ पे आप समझेंगे। जो पास आती है बाउंड्री उनको कॉन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कॉन्वर्ज कर रही है, मिल रही है। तो जब दो प्लेट मिलती है ना तो दोनों डिसाइड करती है कि हमें से भारी कौन और हमें से हल्का कौन। तो जो भारी होगी वो नीचे स्लाइड करेगी। ये जो मूवमेंट आप देख पा रहे हैं ये इस चीज का मूवमेंट है कि ये जो प्लेट है जो भारी वाली है वो नीचे धंस रही है। ये प्लेट किसके ऊपर मूव कर रही है? मंटिया सुपीरियर, ये एस्टेनोस्फीयर है, ठीक है। लैंग्वेज पे ज्यादा दिल पे नहीं लगा कोई, ठीक है। फजे ओसिनिक चेन ऑल्टेरे, ये कौन सी लैंग्वेज लिखी होता है कोई? एस्टेनोस्फीयर। यानी कि ये जो प्लेट है जो डेंस प्लेट है, दो प्लेट मिली। अब बोलेंगे हम करें तो करें क्या? बोलेंगे तो बोले क्या? तो बोलेंगे चलो एक नीचे जाओ और एक ऊपर, एक डोमिनेट करेगा और एक सबमिसिव होगा। तो ये जो नीचे जाएगी तो नीचे इसको क्या मिलेगा? गरम गरम एस्टेनोस्फीयर मिलेगा। और इस एस्टेनोस्फीयर में ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो एस्टेनोस्फीयर है ये मेल्ट हो जाएगी। और जब मेल्ट होगी तो क्या होगा? कहीं पे क्रैक्स बने होंगे और उन क्रैक्स से ये मेल्टेड जो बना, ये जो मेल्टेड है आपकी जो प्लेट है ये एक्स्ट्रा क्या बनाएगा? एक्स्ट्रा और एस्टेनोस्फीयर बनेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो प्लेट बनी है ना एस्टेनोस्फीयर से ही बनी प्लेट है क्या? एक्चुअली रॉक है। रॉक कैसे बनती है हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को कि जब ये लावा निकलता है तो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठोस हो जाता है, फिर ये घूम के फिर से नीचे पहुंच जाता है। तो एस्टेनोस्फीयर की मात्रा होगी ज्यादा, कहीं से तो निकलेगा तो कहीं से तो निकलेगा एस्टेनोस्फीयर। तो जहां क्रैक्स होते हैं ना, जहां पे क्रैक्स होते हैं तो वहां से इस तरह से वही यहां पे दर्शाया गया है, इस तरह से क्रैक्स से ही निकलता है और ऐसे ही वोल्केनो बनता है। तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि प्लेट की बाउंड्री यहां पे है लेकिन वोल्केनो यहां पे है, और ये एक्चुअली में रियलिटी भी है। जापान में जहां जहां प्लेट बाउंड्री है, फिर कहीं पे भी वोल्केनो है, जहां प्लेट बाउंड्री है वहां वोल्केनो नहीं मिलता, वहां से हो सकता है 100 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर वहां वोल्केनो मिलता है। तो अभी समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहां पे प्लेट बाउंड्री लेकिन यहां पे दसेगा, यहां प्रेशर होगा, यहां पे जो क्रैक होंगे वहां से वोल्केनो निकलेगा। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है? ये जो क्रस्ट है भूपर्कटी है ये डिस्ट्रॉय हो रही है, मेल्ट हो रही है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक। अब आते हैं दूसरी प्लेट बाउंड्री पे, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब है दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, ये उधर भाग रही है, ये उधर भाग रही है। तो जब दूर दूर भागेंगी तो क्या होगा? कोई बीच में थर्ड पर्सन आएगा। थर्ड पर्सन क्या है? इनके नीचे क्या भरा हुआ है भाई? मूवमेंट कहां हो रहा है? सारी चीजें कहां हो रही हैं? एस्टेनोस्फीयर के ऊपर डांसिंग हो रही है। तो जब ये दूर दूर जाएंगे तो नीचे जो भरा एस्टेनोस्फीयर ऊपर निकलेगा तो बोलेगा चलो भाई साइड हो जा, तो ये और साइड होंगी और यहाँ पे क्या बनेगा? नया जो क्रस्ट है वो बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? नया क्रस्ट का फॉर्मेशन। तो इसीलिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, क्योंकि नया क्रस्ट जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है, न्यू क्रस्ट इज बीइंग क्रिएटेड, न्यू क्रस्ट इज बीइंग क्रिएटेड, नया क्रस्ट बन रहा है। यहाँ पे दोनों दूर दूर जा रही है तो अंदर जो भरा हुआ है ना लावा वो बाहर निकलेगा, बाहर निकले क्या होगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा। तीसरा क्या है जो हम क्या करवा रहे थे? ठीक है, स्लाइडिंग करवा रहे थे, स्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे बताओ क्या क्रस्ट क्रिएट हो रहा है कि डिस्ट्रॉय हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बस आपस में स्लाइड कर रही है। अर्थक्वेक लाएंगे भैया हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है तीसरी तरह की है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। हिंदी में जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें सारी चीजें हिंदी में नोट रहेंगी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की अगर बात करें तो इसमें नीदर क्रस्ट इज क्रिएटेड, नीदर द क्रस्ट इज क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो बनता है ना बिगड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री की समरी है यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या पड़ी थी? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे क्या हो रहा था? सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा था। एक प्लेट नीचे जा रही थी, धंस रही थी, एक्स्ट्रा मैग्मा बनना था, एक्स्ट्रा एस्टेनोस्फीयर बन रही थी, तो निकलेगा तो कहीं से, तो थोड़ी दूर में यहाँ क्रैक से निकला था, वोल्केनो बन जाता है। इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं सबडक्शन जोन। इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं सबडक्शन जोन। यहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है? सबडक्शन नहीं होता है, स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड दूर दूर भाग रहे हैं और स्प्रेड हो रहा है नीचे से जो निकल रहा है। सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म में लेटरल स्लाइडिंग हो रही है और कोई ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं एस्टेनोस्फीयर सॉरी अर्थक्वेक्स पे। तो जब स्लाइडिंग होगी ना तो अर्थक्वेक्स आएंगे। अर्थक्वेक क्यों आएंगे वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे ये अर्थक्वेक आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। देखो प्लेट जो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी ना इतनी भी स्मूथ होती नहीं है, इनकी जो सरफेस है बड़ा ही रफ एंड रिजिड होता है, उस पे फोकस मत करो, यहाँ पे फोकस करो। इस तरह से ऐसे करके थोड़ा सा रफ टाइप होता है, ठीक है। तो मान लो इस तरह से लॉक्ड है, दोनों प्लेट लॉक्ड है, ये इधर भागना चाहिए उधर भागना चाहिए, एकदम जोर से एकदम लगाओ, एकदम से होगा क्या? एकदम से इस फॉल्ट लाइन, इसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन, फॉल्ट यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और यही एनर्जी का जो रिलीज है ये वेव्स के फॉर्म में होता है, वही होता है अर्थक्वेक। भूकंप क्या होता है? भूकंप कुछ नहीं, फॉल्ट लाइन के पे एनर्जी का रिलीज, फॉल्ट लाइन पे एनर्जी का रिलीज इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। भूकंप फॉल्ट लाइन क्या? जहाँ प्लेट की बाउंड्री है, जहाँ पे स्ट्रेस लगा हुआ, जैसे एक प्लेट इधर जाना चाहिए उधर एकदम से रिलीज हो गया, ठीक है, और ये लोग धंस गए, ठीक। तो ये फॉल्ट लाइन है। तो अर्थक्वेक आप समझिए। अब अर्थक्वेक आता कैसे है? अर्थक्वेक कुछ इस तरह से आता है कि अर्थक्वेक किसी एक पॉइंट पे नीचे ओरिजिनेट करेगा, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस। हाइपोसेंटर या फिर फोकस। आप इस पर्टिकुलर इसमें देखो कहां पे ओरिजिनेट हो रहा है, तो यहां पे ओरिजिनेट हो रहा है, यहां पे देख सकते हैं बाउंड्री, ये प्लेट बाउंड्री है, ये आपस में खिसकेगी और यहां पे एनर्जी का रिलीज होगा। तो जहां पे एनर्जी का रिलीज होता है उसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वेव्स के फॉर्म में चारों दिशाओं में ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी, ऑल दी फोर डायरेक्शन स्टार्ट करेगी। जब स्टार्ट करेगी ना तो स्टार्ट करेगी फिर क्या है करेगी और करेगी तो सरफेस पे पहुंचेगी। सबसे पहले कहां पे पहुंचेगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम सेम है तो डिस्टेंस जहां कम होगी सबसे पहले वहां पहुंचेगी, स्पीड भी सेम है सबके लिए। तो डिस्टेंस तो इसके एकदम टॉप पे कम है, डिस्प्लेसमेंट में तो पड़े डिस्प्लेसमेंट है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन, तो ये है सबसे शॉर्टेस्ट अगर हम देखें डिस्टेंस तो। और जहां पे सबसे पहले अर्थक्वेक की वेव्स अर्थ सरफेस को मीट करती हैं उसको एपिसेंटर बोलते हैं। सुना होगा भूकंप का एपिसेंटर ये रहा, भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली रहा, नेपाल रहा। एपिसेंटर का मतलब सबसे पहले अर्थक्वेक की वेव्स कहां पे हुई, कहां पे मिली, और जो भूकंप का एपिसेंटर होता है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन मैक्सिमम होता है, यानी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहां पे होगा? डिस्ट्रक्शन मैक्सिमम होता है यहाँ पे। कैसे समझाते तुमको? एक बार मेरी मम्मी ने भी हमसे पूछा था, ठीक है, मैंने बताने की कोशिश की। मम्मी बोला ऐसे कैसे सकता है? मैंने ये बोला कि पता है जैसे कि मतलब वैसे कि भूकंप जैसे आता है तो हर जगह सेम डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं होता, कहीं बहुत ज्यादा होता है, कहीं हल्का सा हिलता है बस अर्थ जो अर्थ सरफेस है। उसके पीछे का रीजन और उसमें टेबल भी रखी तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। जैसे यहाँ पे ग्लास रखा, यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे ग्लास, ठीक है, यहाँ पे कुछ यूटेंसिल्स रखे, देन पीछे नीचे से इसको हिट किया, किसको? टेबल को। जब हिट किया एकदम सेंटर पे जहाँ पे एक बड़ा सा ग्लास मतलब ग्लास रखा हुआ और यहाँ पे साइड में रखे हुए, तो ये वाला ग्लास वो गिर गया, ये वाले बस इन्हें शेकिंग हुई, हिले, गिरे नहीं पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि जब तक ये वहाँ पे वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल किया होगा, जब शेकिंग किया उसकी वजह से उतना धीरे धीरे वेव्स का जो इन्फ्लुएंस वो कम हो गया। तो भूकंप के एपिसेंटर से जितना कोई चीज दूर होगा उसमें उतना ही कम डिस्ट्रक्शन होगा, जितना पास होगा उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है भूकंप की तरंगों के बारे में कि जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं कितने तरह की होती हैं। तो दो तरह की होती हैं, एक को बोलते हैं बॉडी वेव्स और दूसरे को बोलते हैं सरफेस वेव्स। ये कितने तरह की तरंगें होती हैं? दो तरह की, बॉडी और सरफेस। जब ये निकलती हैं हाइपोसेंटर से तो ये बॉडी ही होती हैं, लेकिन ये चट्टानों से मिलेंगी या चट्टान होंगी तो ये चट्टानों से मिलने पे इनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, उसको सरफेस वेव या फिर इनको लव वेव बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सीजन चल रहा है तो इसलिए वैसे लव वेव बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए किस तरह से हाइपोसेंटर ये है और यहाँ पे सबसे पहले एपिसेंटर हो गया, जहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिली, जो सबसे ऊपर होगा हाइपोसेंटर के, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। अब पहले हम इनके वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि वेव्स कितने तरह की होती हैं और क्या कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक सेकंड को, चलो यहीं पे पढ़ लो। तो बॉडी वेव्स हमारी दो तरह की होती हैं, एक को बोलते हैं पी वेव्स
और दूसरे को बोलते हैं एस वेव्स, पी वेव्स और एस वेव्स, पी तरंगे और एस तरंगे। जो पी वेव्स होती हैं ये फास्टेस्ट टू रीच है, सबसे पहले चप्पल हाथ में लेके हम फर्स्ट है ना, फास्टेस्ट टू रीच ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, सबसे ज़्यादा स्पीड होगी इनकी पूछ लेगा तो, ठीक है। ये सबसे आखिर पहुंचती हैं, लास्ट में सबसे। अब लास्ट में पहुंची हैं तो बोलेंगे स्वागत नहीं करोगे हमारा, यानी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यही होती हैं सरफेस वेव्स। पी वेव्स तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन जो स्पीड होती है वो कुछ इस तरह से होती है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ये ऑर्डर तुमको कहीं देखेला नहीं लग रहा है? यही ऑर्डर तो बताया था जब साउंड वेव की ट्रैवलिंग बताए थे, तो ध्यान रखना पी वेव्स रिजेंबल साउंड वेव्स, दे आर लाइक साउंड वेव्स। साउंड वेव कैसी थी? ट्रांसवर्स की, लॉन्गिट्यूडनल। एस वेव्स कैन ट्रैवल ओनली इन सॉलिड, सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं ये। और साउंड वेव्स की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ था? क्या मतलब रहता है भाई साहब इसका? इसका मतलब ये रहता है कि इसमें जो मीडियम होते हैं, मीडियम जो पार्टिकल होते हैं वो कुछ इस तरह से प्रोपेगेट, वो उस तरह से वाइब्रेट करते हैं या फिर उस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जो डायरेक्शन उस वेव का है। वेव है क्या? एनर्जी का ट्रांसफर है वेव। तो जिस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये आगे पीछे क्या हो रहा है? वाइब्रेट कर रहे हैं। और इसी में हमने क्या पढ़ा था? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पढ़ा था, अगर आपको याद आया हो तो। इज दैट क्लियर? ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और कुछ दिमाग में आया था, अभी क्या आया था वो? हाँ, ये जो पी वेव्स हैं ये स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग क्रिएट करती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अर्थ सरफेस में स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग जो है वो क्रिएट करने का काम इन्हीं का रहता है। इसकी समरी देख लेते हैं। फर्स्ट टू अराइव सरफेस प्राइमरी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, हेंस दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के ऊपर तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी। कम डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है, तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन सॉलिड का ज़्यादा, सॉलिड में ज़्यादा स्पीड, लिक्विड में गैस में। अराइव एट सरफेस थोड़ा टाइम लैग के साथ सेकेंडरी वेव बोलते हैं। वाइब्रेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी ट्रांसवर्स लाइक वेव हो जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं पी वेव्स, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सरफेस वेव होती हैं, इनको लव वेव्स या एल वेव्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लियर? ये कंप्रेशनल वेव्स हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग क्रिएट करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक क्रिएट करती हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ क्लियर है कि सरफेस वेव्स को हम लव वेव्स या एल वेव्स के नाम से जानते हैं। इसमें बस एक चीज़ याद रखनी, सबसे आखिर में पहुंचती है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। अब ये सुनामी क्या होती है? सुनामी जो है जापानीज टर्म है, ठीक है। सुनामी इज अ जापानीज टर्म जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। अब आप में से काफी लोग सुनामी और साइक्लोन में कंफ्यूजन होता होगा, है ना। साइक्लोन जो है वो विंड सिस्टम की वजह से आता है। सुनामी क्या होती है? समुद्र तल के नीचे अगर भूकंप आ जाए तो उसको सुनामी बोलते हैं। कैसे? ये समुद्र का तल है, यहाँ पे है भूकंप का हाइपोसेंटर। तो जब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जब इस तरह से प्लेट्स स्लाइड करेंगे आपस में, तो पानी यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होगी उसको कैरी करके पानी की वेव्स लेके जाएंगी, वाटर की जो सी ओशन का जो है वेव्स लेके जाएंगी, और ये वेव्स यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कैरी करेंगे कहाँ पे? कोस्ट में, तटों में। साइक्लोन आपको अक्सर सुनते में देखने को मिलते हैं, जैसे अक्टूबर के टाइम पे ज्यादा आते हैं, वो पढ़ेंगे अभी ज्योग्राफी में क्यों अक्टूबर के टाइम पे ज्यादा आते हैं, रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से, ठीक है। लेकिन सुनामी तभी आएगी जब भूकंप आएगा। सुनामी तभी आएगी भूकंप। अभी जापान में अर्थक्वेक आया था पिछले महीने 7.6 मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड पे भी आते हैं क्या, तो वहाँ पे सुनामी की वार्निंग इशू हो गई थी, क्योंकि जापान एक मेनली आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे ज़्यादा खतरा है सुनामी का। और वहाँ पे भूकंप क्यों जाते हैं वो भी पढ़ते हैं कि जापान में क्यों भूकंप जाते हैं। बट उससे पहले शैडो जोन क्या होते हैं? शैडो जोन, छाया क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं, छाया क्षेत्र। अब तुम्हें समझ में आएगा कि अर्थ का इंटीरियर के बारे में जो पहला स्लाइड था, सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटीरियर, उसमें इनडायरेक्ट सोर्स में मैंने सीस्मिक वेव्स क्यों लिखा था, क्योंकि जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं उनको सीस्मिक वेव्स बोलते हैं, भूकंपीय तरंगे। क्योंकि अर्थक्वेक की जो स्टडी है, ठीक है, इसकी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को बोलते हैं क्या? सीस्मोलॉजी। अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनको अगर स्टडी करना है तो उसको सीस्मोलॉजी बोलते हैं, और अर्थक्वेक की वेव्स को सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। क्लियर? अब हमने किया क्या? हमने ये किया कि पी वेव्स को गुजारा, ये एक सिनेरियो, पहला सिनेरियो जहाँ पे एस वेव को गुजारा, और दूसरा है जहाँ पे पी वेव्स को गुजारा, ये भूकंप का एपिसेंटर, ठीक है। अब जब हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि पी वेव्स क्या ऑब्जर्व करेंगे, पी वेव्स सॉलिड में भी ट्रैवल कर लेती हैं, लिक्विड में भी ट्रैवल कर लेती हैं, गैस में ट्रैवल कर लेती हैं, लेकिन स्पीड का रेशियो कुछ इस तरह से होता है। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि खूब तेजी से भाग रही हैं पी वेव्स। जैसे यहाँ पे आई, यहाँ पे धीमी हो गई, जैसे कि लाइट का रिफ्रैक्शन याद है तुमको, कि अगर कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी टुवर्ड्स नॉर्मल अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये डेंसिटी बढ़ रही है नीचे, स्पीड धीमे हो रही है। यहाँ पे स्पीड क्यों धीमे हो रही थी उसकी लाइट की? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले का ज्यादा था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, अपवर्तनांक हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड धीमी हुई है तो ये लिक्विड है, गैस तो भरी नहीं हुई तो लिक्विड है। क्या है? आउटर कोर है। यहीं से पता चला हमें कि आउटर कोर लिक्विड है, नहीं और कौन गया थोड़ी ना कोई अंदर देखने। एस वेव की अगर बात करें तो एस वेव का हमें पता है कि ये जो मैडम लोग हैं ये सॉलिड में ट्रैवल करती हैं, लिक्विड गैस में करती नहीं है। तो जब इनको हमने गुजारा तो हमें देखने को मिला इसके बियॉन्ड पे जा ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ का ये वाला जो रीजन है 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री तक शैडो जोन है, छाया क्षेत्र है, कुछ दिख ही नहीं रहा, एस वेव मिली नहीं यहाँ पे, यानी कि शैडो जोन हो गया इनका, विच इज 40% ऑफ अर्थ का सरफेस। तो शैडो जोन एस वेव का बड़ा है, 40% है पूरी पृथ्वी का। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती है, और कोर आउटर कोर लिक्विड है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अच्छा ये भी चीज बता रहा है, ये भी चीज बता रहा है कि आउटर कोर लिक्विड है। क्यों? आउटर लिक्विड से तो पास ही नहीं हो पाती है, क्रस्ट से एकदम धमाके से कर जाएंगी। मेंटल भी सॉलिड, तुम बोलोगे मेंटल में सब एथमॉस्फेयर है, वो तो सेमी मोल्टेन है, वो बहुत पतली लेयर है, वो उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता नहीं, और पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं, वो मैंने बताया सेमी सॉलिड है वो, ठीक है। 40% है, तो इसका ज्यादा है। पी वेव की अगर बात करें तो 103 डिग्री, यहाँ देख लो 103 से लेकर 150 डिग्री के बीच में इसका शैडो जोन है, तो लेकिन उतना बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड धीमी होगी, स्पीड ना धीमी होगी तो कहीं ऐसा होता नहीं शैडो जोन। शैडो जोन छाया क्षेत्र का मतलब होता है वो क्षेत्र जहाँ पे वो वेव नहीं मिल रही है। क्लियर? स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पे आते हैं। दो तरह की स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होती हैं, एक वो जो मैग्नीट्यूड को मेजर करती हैं, मैग्नीट्यूड को, और एक वो जो इंटेंसिटी को मेजर करती हैं। मैग्नीट्यूड को जो मेजर करती है उसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल, इसका नाम आपने सुना होगा, और जो इंटेंसिटी को मेजर करती है उसको बोलते हैं मर्कैली स्केल। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर एम से मर्कैली एम से मैग्नीट्यूड होता तो आसान होता याद करना, लेकिन इसको उल्टा याद करो, एम से मर्कैली एम से मैग्नीट्यूड नहीं, ठीक है। रिक्टर स्केल इज अ लिमिटलेस स्केल, लिमिटलेस स्केल होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आपने तो पढ़ा होगा कहीं 0 से 10 होती है, वो उसकी लिमिट नहीं होती है। मैं बता दूं वो ये कि हाँ 10 से ज्यादा भूकंप आया नहीं है, इतने तीव्रता का, तीव्रता इसको बोलते हैं, तो इतने तीव्रता से ज्यादा आया नहीं तो बोलते हैं अपर लिमिट है, लेकिन ये लिमिटलेस स्केल है। मर्कैली स्केल है, इसका लिमिट है 1 से लेकर 12, इसका मैक्सिमम लिमिट है 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, मैक्सिमम 12। तो इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं? मैग्नीट्यूड, आप समझ गए। लाल लाल जो देख रहे हैं ना क्षेत्र, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, और क्योंकि पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर में इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये है कौन सा क्षेत्र? ये वो क्षेत्र है प्लेट बाउंड्री वाला क्षेत्र जहां जम के भूकंप, जम के वोल्केनिज्म होती है। ये प्लेट बाउंड्री ध्यान से देखना, ये जो प्लेट बाउंड्री है इसके यहाँ पे वोल्केनो देखने को मिला, थोड़ा सा दूर देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो रीजन है जहाँ पे रीजन ऑफ, इट इज अ रीजन ऑफ हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है? टेक्टोनिक एक्टिविटी कुछ नहीं, जो प्लेट की स्लाइडिंग होती है ना, लिथोस्फीयर प्लेट, उसी को टेक्टोनिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो रीजन ऑफ हाई टेक्टोनिक एक्टिविटीज नोन एज द स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर। तभी जापान, इंडोनेशिया पे जम के भूकंप देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इंडिया में भी भूकंप हैं, आते हैं, लेकिन साउथ में आप देखोगे बहुत ही कम की साउथ इंडिया में भूकंप है, लेकिन दिल्ली में अक्सर आते रहता है। हिमालयन रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया को हम डिफरेंट सीस्मिक जोन में डिवाइड करते हैं। जोन 2 का मतलब है कम खतरे वाला, जोन 3 थोड़ा ज्यादा, जोन 4 थोड़ा और ज्यादा, जोन 5 हाईएस्ट खतरे वाला रीजन है।
तो गुजरात के भुज में भूकंप आया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि हाईएस्ट रीजन ऑफ उसमें आता है। यहाँ पे ये जो रेड सर्कल देख रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट पूरा जोन 5 में आता है, मतलब हाई, यहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। साउथ इंडिया अगर देखें तो उतना ज़्यादा चांस नहीं है, अगर थोड़ा सा ये मुंबई वाला रीजन छोड़ दें तो। ध्यान रखना हिमालयन रीजन इज़ मोर प्रोन टू अर्थक्वेक, बिकॉज आपको पता होगा, हम लोगों ने, अच्छा नहीं पढ़ा, वो पीवाई की सीरीज में मैंने पढ़ाया था। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो इसलिए वो जो प्लेट बाउंड्री है उसकी वजह से ये थोड़ा सा रीजन ऑफ हाई सिस्मिक एक्टिविटी है। ये सिस्मिक एक्टिविटी मतलब भूकंप वाला एक्टिविटी। ले भैया, थैंक यू, हो गया खत्म। किसी को डाउट यहाँ तक? सर रैले वेव कहते हैं, रैले वेव वही जो लव वेव्स मैंने बताई थी ना, लव वेव्स को रैले वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। लव वेव्स को ही, या फिर जो सरफेस वेव्स हैं या फिर एल वेव्स, वहीं को रैले वेव्स ही बोलते हैं, जैसे, ठीक है। जैसे वो लॉन्गिट्यूडनल है पी वेव्स और ट्रांसवर्स हैं वो एस वेव, और ये लॉन्गिट्यूडनल जो है रैले वेव्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कर लें अब, अगर इजाज़त हो तो। मज़ा आ गया, अच्छा क्या बात है। बैरन आइलैंड एंड एक्टिव, बिल्कुल वो हम देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए, पहला क्वेश्चन। क्लास जल्दी हो जाए तो दिक्कत, लेट हो जाए तो दिक्कत, एकदम टाइम पे हो कि 8 बजे ख़त्म हो, ना 8 से 8:15 हो, ना 8 से 7:45 हो, है ना। पहले मेरे 6-7 नंबर आते थे, अब 30 प्लस आ जाते हैं, क्या बात है। फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट बता दो, चलो वो बता देते हैं। फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट, हिटलर जी ने पूछा तो बताना पड़ेगा, और इम्पॉर्टेंट भी, ऐसी बात नहीं है। फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट, फोर्स है ये क्या है, एस्थेनोस्फीयर, वो मैग्मा। तो एस्थेनोस्फीयर में, मैग्मा में जो कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, ध्यान रखना, इसमें कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं। इन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ये मूवमेंट होता है प्लेट का। और इसमें कन्वेक्शन करंट क्यों, अगर पूछ ले, इसके भी अगर वो डीप चला जाए कि क्यों ऐसा होता है, तो ध्यान रखना इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके, प्लस एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रेजिडुअल हीट, अवशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं इसको, रेजिडुअल हीट, यानी कि जो अर्थ की रेजिडुअल हीट है, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, अवशिष्ट ऊष्मा। और रेडियोधर्मी जो डेटिंग, मतलब रेडियो एक्टिव जो डीके है, रेडियोधर्मी 6, इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है, और इस कन्वेक्शन करंट की वजह से प्लेट का मूवमेंट होता है, ठीक है। ये शायद ही पूछने को पूछ भी सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी में चीज़ मेंशन है आपका, और बट कन्वेक्शन करंट में मुझे लगता है काम चल जाना चाहिए एसएससी में, तो ठीक है, बट फिर भी दोनों याद कर लेना। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, फॉलोइंग मेट्योराइट्स। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी, भूविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, तो हमारे होंगे बटलर, ना बटलर और अश्विन का तो गहरा नाता है। आंसर क्या होगा, वेगनर जी हमारे कल आएंगे, ठीक है। वेगनस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जेम्स हटन आंसर होगा, ठीक है। थर्ड, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन एंड डायनेमिक्स ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल एंड एनर्जी इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं। सर प्लीज़ समराइज ऑल द थिंग्स इन द लास्ट एक्टिविटी। ओ ऑल राइट, समराइज मैं कर दूंगा, ठीक है, आज थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा तो समराइज कर दूंगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ब्रेक क्यों हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे जब वो उसको रिफ्ट वैली, यहाँ पे आपने देखी होगी, है ना, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वो रिफ्ट वैली और रिफ्ट हो रही है, ठीक है, मूवमेंट की वजह से, जैसे कि हमारी इंडियन प्लेट जो है मूवमेंट करी थी यूरेशियन प्लेट की तरफ। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन एंड डायनेमिक्स ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल एंड एनर्जी सोर्सेज इज कॉल्ड एज, इसको जियोलॉजी बोलते हैं, भूगर्भ क्षेत्र या फिर शास्त्र बोलते हैं। फोर्थ, अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, जो अर्थ का कोर है वो किसका बना होता है, नीफे, सियाल, सीमा और नीफे मतलब निकल एंड आयरन, ऑप्शन नंबर सी। लेहमैन्स डिसकॉन्टिन्यूटी इज, तो लेहमैन की असंतता क्या होती है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये किसके बीच में है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट और मैंटल के बीच में है, अपर मैंटल लोअर मैंटल और कोर के बीच में, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, खत्म। कहाँ पे है, ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर कैसा है,
सॉलिड है, आउटर कोर कैसा है, लिक्विड है। ये लिक्विड है और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से जनरेट होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसके से जनरेट होती है, आउटर कोर की वजह से जनरेट होती है, ठीक है, जो लिक्विड है। और वो इनर वाला सॉलिड क्यों है, क्योंकि एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से। व्हेन डिड हेनरी कैवेंडिश रिपोर्ट द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द विद द मास एंड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें, यानी कि कैपिटल जी, ये हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में भी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ 8.3 मैंने बताया था, 8.3 मिनट। तो 0.3 मिनट को अगर आप सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, तो वो उतना ही आएगा, 8 मिनट और 20 सेकंड लगभग, ठीक है, वो 8.3 मिनट में मैंने बताया था। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में दिया था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, ये फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो द्रव्यमानों के बीच में, और ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब ये पास में इतना दूर नहीं होगी, पास में ऐसे करके ये एक इधर एक उधर। तो ऐसे ऐसे मतलब ये पास में इतना दूर नहीं होगी, पास में ऐसे करके ये एक इधर एक उधर, मतलब लेटरल स्लाइडिंग कर रही हैं, या तो पास आ सकती हैं या दूर जा सकती हैं, स्लाइडिंग कर सकती हैं। और तीनों चीज़ को यहाँ पे अब समझेंगे। जो पास आती हैं बाउंड्री उनको कॉन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्ज कर रही हैं, मिल रही हैं। तो जब दो प्लेट मिलती हैं ना, तो दोनों डिसाइड करती कि हम में से भारी कौन और हम में से हल्का कौन। तो जो भारी होगी वो नीचे स्लाइड करेगी। ये जो मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, ये इस चीज का मूवमेंट है करना, लेकिन इसको उल्टा याद कर लो कि एम से मर्कैली और एम से मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है। रिक्टर स्केल इज अ थोड़ा सा रेडियोधर्मी जो डेटिंग मतलब रेडियो एक्टिव जो डिके है, गुलाब ला दो, ये किसके बीच में है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, क्रस्ट और मैंटल के बीच में है, अपर मैंटल लोअर मैंटल, मैंटल और कोर के बीच में, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, खत्म। कहाँ पे है, ठीक है, आउटर कोर और इनर। इनर कोर कैसा है, सॉलिड है, आउटर कोर कैसा है, लिक्विड है। ये लिक्विड है और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से जनरेट होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसके से जनरेट होती है, आउटर कोर की वजह से जनरेट होती है, ठीक है, जो लिक्विड है। और वो इनर वाला सॉलिड क्यों है, क्योंकि एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से। व्हेन डिड हेनरी कैवेंडिश रिपोर्ट द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड विद द मास एंड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें, यानी कि कैपिटल जी, ये हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में भी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ 8.3 मैंने बताया था, 8.3 मिनट। तो 0.3 मिनट को अगर आप सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, तो वो उतना ही आएगा, 8 मिनट और 20 सेकंड लगभग, ठीक है, वो 8.3 मिनट में मैंने बताया था। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में दिया था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, ये फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो द्रव्यमानों के बीच में, और ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको तो वो मतलब निकल एंड आयरन ऑप्शन मूवमेंट करी, मूवमेंट करी थी विब्रेशन प्लेट की तरफ। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एवोल्यूशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ बन जाता है, स्थल मंडल बन जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 to 200 किलोमीटर्स। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एज, मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है, स्थल मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, मेसोस्फीयर, फिर एस्थिनोस्फीयर। तो अपर पोर्शन को हम बोलते हैं एस्थिनोस्फीयर। अब अपर तो एकदम सॉलिड है और अपर में ही, अपर पार्ट में ही एस्थिनोस्फीयर भी अपर मेंटल का ही पार्ट है वो, ठीक है, जिसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट जो है स्लाइड करती हैं, जिसकी वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। और कितनी लिथोस्फेरिक प्लेट है मेजर, जरा कमेंट में बताइए। स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर, हम आगे देखेंगे। वायुमंडल की परतें, द लेयर ऑफ द अर्थ दैट सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम द कोर, जो क्रस्ट को कोर से अलग करता है। अब आप बोलो क्रस्ट को कोर है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिस्कंटिन्यूटी, मेंटल और कोर के बीच में, तो यहाँ पे लेयर की बात हो रही है, तो ये मेंटल हो जाएगा, ये ऊपर क्रस्ट और नीचे कोर, तो बीच में मेंटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल कंबाइन टू फॉर्म अ लेयर नोन एज, यानी प्लेट
क्रस्ट और जो मेंटल है भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी का हिस्सा मिलकर एक परत बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। टोटल 7 मेजर एंड 8 माइनर हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। 11th, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द प्लैनेट टू द इनसाइड। जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या ऑर्डर रहता है, तो ऑर्डर इस तरह से रहता है कि सबसे आउटर मोस्ट में हमें क्रस्ट देखने को मिलती है, देन मेंटल एंड देन सबसे इनर मोस्ट में कोर देखने को मिलती है, राइट। 12th नंबर करिए, द क्रस्ट, ये मतलब बाई क्या पूछ रहा है, बाई मास पूछ रहा है आपसे। तो अगर हम बात करें तो हमने इस तरह से याद किया था कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, बाई मास बाई वॉल्यूम। तो मास यानी द्रव्यमान के टर्म से बात करें लेस देन 1%, 68% एंड 31%। वॉल्यूम के टर्म से बात करें 1%, 84% एंड 15%। तो आंसर भी ऑप्शन नंबर बी। विच आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ इज लेस डेंस, थिक एंड एंडेसिटिक टू ग्रेनाइटिक कंपोजिशन। ग्रेनाइटिक कंपोजिशन, ग्रेनाइटिक किसका बना हुआ था, ग्रेनाइटिक से कौन बना हुआ था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। याद ऐसे रख लीजिए, जीसी एक बुक आती है जीसी लियोन करके ज्योग्राफी की, ठीक है, मतलब यूपीएससी में जो ऑप्शन वगैरह लेते हैं तो वो पढ़ते हैं, तो जीसी, ठीक है, जीसी ऐसे याद कर लो। तो दूसरी वाली अपने आप क्या हो जाएगी, बसाल्टिक। तो ओशनिक क्रस्ट कैसी होती है, बसाल्टिक रॉक की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। ये कैसी होती है, थिन होती है। ये कैसी होती है, डेंसर होती है, भारी होती है। ये थिक होती है और लाइट होती है, ठीक है। और इसकी अगर हम एवरेज थिकनेस की बात करें कॉन्टिनेंटल की तो कितनी होती है, कॉन्टिनेंटल की रफली 30 किलोमीटर, ओशनिक की रफली 5 किलोमीटर। ऑलमोस्ट 98% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट्स, विच द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग दीज एलिमेंट्स। तो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो रफली 98% जो है वो इन 8 एलिमेंट का बना हुआ है। उनको हमने कैसे याद किया था, ओ सियाल, और उसके बाद क्या था, आयरन। तो ऑक्सीजन भी हो गया, ठीक है, सिलिका भी हो गया, एल्यूमिनियम नहीं यहाँ पे, और आयरन नहीं है। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 15th। और एक चीज़ क्या आपको, हाँ अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। यूनिवर्स में अगर बात करूँ तो यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड की बात हो रही, सबसे यहाँ पे बात हो रही थी क्रस्ट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेनली किसका बना होता है, तो मेनली बना होता है किसका, मेनली बना होता है हमारा जीसी, ठीक है, ग्रेनाइटिक रॉक का बना होता है, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं द ओशनिक प्लेट। तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, द ओशनिक प्लेट्स रेस्ट, ओशनिक प्लेट कहाँ पे रेस्ट करती हैं, हायर इन द मेंटल, लोअर इन द मेंटल, हायर इन द कोर, लोअर इन द क्रस्ट। तो हायर इन द मेंटल, ठीक है, मेंटल के ऊपर। हाउ टेम्परेचर वेरीज टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो अर्थ सर्फेस अगर अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने बताया था कि कोर का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा, और इनर कोर का तो सबसे ज़्यादा होता है, बट फिर भी वो सॉलिड होता है बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है उसमें, ठीक है, तो वो इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। सबका सही है, संजना, हिमांशु, प्रदीप, सोनाली, लेट्स लाफ, आशीष। चलो तो अगर हम बात करें सबसे दूसरा सबसे, तो ओ सियाल, एल्यूमिनियम सबसे अबंडेंट है और आयरन दूसरा सबसे अबंडेंट है। When the heated magma flow onto the earth surface through fracture, cracks and volcanoes, it is known as। तो जब heated magma flow करता है अर्थ सरफेस में थ्रू फ्रैक्चर, क्रैक्स एंड वोल्केनोज, इट इज नोन एज लावा बोलते हैं उसको। अंदर होता है तो मैग्मा और बाहर निकला है तो लावा। डिसकंटिन्यूटी दैट सेपरेट कोर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मेंटल। कोर को मेंटल से कौन सेपरेट करता है, कोर को मेंटल से। तो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो तो ले, मैं यानी आउटर कोस्ट कोर और इनर कोर को सेपरेट करे, कोई मुझे रेड गुलाब यानी कि ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। द बाउंड्री वेयर द मैग्मा राइज टू द सर्फेस इज नोन एज। जहाँ पे मैग्मा राइज करता है, मैग्मा ऊपर उठता है, वो कौन सी बाउंड्री होती है। तो 3 तरह की प्लेट बाउंड्री पड़ी थी हम लोगों ने। एक तो जब पास आ रहे थे तो पास आने पे सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा था, एक नीचे धंस रही थी, नीचे सबसाइड कर रही थी, सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा था। क्यों सबसाइड कर रही थी, बिकॉज डेंसिटी डिफरेंस था दोनों में। अगर दूर जाती है तो क्या होता है, दूर जाने पे जो अंदर नीचे जो मैग्मा भरा हुआ वो ऊपर निकलेगा, तो दैट मीन उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और क्योंकि नया क्रस्ट क्रिएट हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। सिडक्टिव मोहा की कैसी प्लेट बाउंड्री है भाई। 22 द प्रोसेस ऑफ, और जब हमारी ट्रांसफॉर्म होती है उसमें ना तो क्रस्ट क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय। द प्रोसेस ऑफ वन प्लेट स्लाइडिंग अंडर अनदर प्लेट एट अ कन्वर्जेंट बाउंड्री इज, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं सबडक्शन, है ना। चलिए, एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वेयर ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मीट। कन्वर्जेंट में जहाँ पे ओशनिक और कॉन्टिनेंटल मीट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, नो एसोसिएटेड वोल्केनिज्म, ओशनिक क्रस्ट इज सबडक्टेड, ये सही है। अच्छा, ओशनिक क्रस्ट क्यों सबडक्ट होती है, कोई बताएगा। अगर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल मिलती है तो ओशनिक क्रस्ट क्यों सबडक्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज सबडक्टेड। अब सिमिलर है, ये बहुत बड़ा टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि मतलब सिमिलर भी है और एकदम कॉन्ट्रास्टिंग भी है। जैसे कि मैं बोलूँ कि राम नॉर्थ की तरफ चल रहा है और मैं बोलूँ राम साउथ की तरफ, एक स्टेट बोला तो या तो मैं मान लेता हूँ दो ही डायरेक्शन है, नॉर्थ और साउथ। या तो राम नॉर्थ में चल रहा होगा, साउथ में चल रहा होगा, या तो ओशनिक क्रस्ट धसेगी या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट धसेगी। क्योंकि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक को तो नीचे जाना पड़ेगा, कौन जाएगी, जो डेंस होगी। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, ओशनिक वाले की, तो ओशनिक क्रस्ट इज सबडक्टेड, ठीक है, क्लियर। चलिए, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आई है क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है। मेंटल है, क्रस्ट है, आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। तो ये हमारा आउटर कोर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल दीपक सही है, बिल्कुल ठीक है, सीडीएस में बिल्कुल काम आएगा। आप एग्जाम आप 16 अप्रैल को दे के आइएगा, फिर बताइएगा। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी एक तरह से रेडियस ऑफ अर्थ पर पूछ रहा है, बट माइल्स में पूछ रहा है। वैसे तो 6371 किलोमीटर्स है ना। माइल्स में अगर हम बात करें इसको लगभग 4000 मील में निकल के आएगा ये, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर आपके जितने क्वेश्चन होंगे वो होमवर्क क्वेश्चन होंगे, ठीक है। निशिका, विकास, राहुल, साहिल, सौरभ, निकिता, सबका सही है।
परिष्मिता, हैरी, सैन। चलो, तो अगर हम बात करें मोहो इज़ फॉल्स, तो मोहो क्या है? एक डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। कोई मुझे, तो यानी कि ये क्रस्ट और मैंटल के बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी है। सीस्मिक वेव्स स्पीड अप एज दे पास अक्रॉस द मोहर्स लीडिंग डाउनवर्ड्स। तो वैसे तो ये मतलब एसएससी पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है मुझे, बट फिर भी कर लेते हैं। द मोहो सेपरेट्स डेंसर रॉक्स फ्रॉम द लेस डेंस रॉक अबव। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। डेंसिटी नीचे जाने पे बढ़ती है, ठीक है। द मोहो सेपरेट्स डेंसर रॉक, बिल्कुल नीचे जाने पे डेंसिटी बढ़ती है, यानी कि जो ऊपर होगी वो लेस डेंस रॉक होगी। फॉल्स पूछा। मोहो सेपरेट्स क्रस्ट एंड मैंटल, ये भी सही है। कोई है ना, कॉनराड और मुझे, ये भी सही है। द मोहो मार्क्स ऑफ द टॉप ऑफ अ पार्शली मॉल्टेन लेयर, ये भी सही है। एस्टेनोस्फीयर। तो गलत कौन सा हुआ? ये वाला ऑप्शन नंबर है, ठीक है। एलिमिनेशन से आप कर सकते थे आराम से। सुरभि मिश्रा, ठीक है, आपका भी नाम ले लिया। द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ हीट, 30 कर दीजिए। अच्छा 30 कर दें, चलो भाई अब बोल रहे हैं तो 30 कर देते हैं। द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ हीट बाई वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। परमाणुओं और अणुओं के कंपन द्वारा ऊष्मा के यांत्रिक स्थानांतरण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रावाहकत्व, यानी कि कंडक्शन बोलते हैं। मैकेनिकल ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि दो चीज़ें कांटेक्ट में, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा। अच्छा, तुम लोगों ने, कितने लोगों ने चूल्हे को एक्सपीरियंस किया? जो गांव में चूल्हा होता है, उसमें इस तरह से रॉड होती है ना, लोहे की। इसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ उसको फुकनी बोलते हैं। फूंका जाता है ना इससे, नहीं फूका जाता है जलाने के लिए अंगीठी को, तो फुकनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। तो तुमने देखा होगा कि अगर इसको मतलब है ना उसमें लगाया रहो तो वो क्या हो जाता है, तो उसका दूसरा एंड गर्म हो जाता है। या फिर अगर आपने कभी मतलब लोहा लिया और लोहे को गर्म किया हो, तो मतलब धीरे 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 आप एकदम चमक उठते हैं, आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं एकदम से। क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है एटम्स के थ्रू, ठीक है। एटम्स के थ्रू जहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है और देन ट्रांसफ़र होता है, तो उसको रेडिएशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 28, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी सेपरेट। तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि मोहो किसको अलग करती है? तो मोहो क्रस्ट को मैंटल से अलग करती है। कहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर डी है ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द लेयर दैट सपोर्ट्स एंड मूव्स द टेक्टोनिक प्लेट इज। तो वो लेयर जो टेक्टोनिक प्लेट को मूव करवाती है वो कौन है? वो है लिथोस्फीयर ना, ये तो खुद ही प्लेट है, ये तो खुद ही प्लेट है। ये है एस्थेनोस्फीयर, और ये तो पार्ट है लिथोस्फीयर का, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। चलो। हर्षिता केसरवानी, क्लास की टाइमिंग होती है 6:30 PM पे। हाँ, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब नीचे तो नहीं लेकिन ऊपर ही हो जाता है, मतलब 6:30 6:35 ये आपकी टाइमिंग रहती है क्लास की। एंड बस यही तो है। और मंडे टू फ्राइडे होती है, लेकिन क्योंकि इस बार हमने मंडे को किया नहीं था, तो सैटरडे को भी क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली आपकी, ठीक है। द बाउंड्री वेयर टू प्लेट्स कम टुगेदर, उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे दोनों प्लेट एक आपस में आती हैं। कम टुगेदर, कम टुगेदर तो कॉन्वर्जेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि आपस में पास आ रही हैं, ठीक है। चलो, तो अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं। चलो, अब यहाँ पे रिवीजन करना है क्या? ऊपर ही होता है, हमें भी पता है। लेकिन आज तुमने देखा होगा, कल 6:37 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, आज 6:36 पे क्लास स्टार्ट हुई, कल 6:35 पे होगी। धीरे धीरे मैं नीचे लाऊंगा इस टाइम को। अवधेश बेटा झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही है। सेम तो मैं नहीं बोला, सिमिलर, ठीक है। सिमिलर कर लो ना रैले और एलवेस को। चलो सिमराइज़ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। कर ली सभी ने आंखें बंद? किस कोई खोले तो नहीं है?